नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, राजधानी लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए कई दलों के नेता, सपा बसपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। दर्जनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में ज्वाइन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। सभी 80 सीटों पर परचम लहराएगी बीजेपी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी 80 सीटों पर परचम लहराएगी बीजेपी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा, लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि सपा बसपा कि जो भी कार्यकर्ता है वो बीजेपी के दामन थाम रहे हैं। ये खबर पहले से भी चली आ रही है और ये अभी देखा जा रहा है बीएसपी सपा के लिए कितना बड़ा झटका और एनडीए को कितना फायदा। देखिए खुशबू, लगातार कई दिनों से चल रहा है कि तमाम जो है विपक्षी दलों के जो है लोग लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और चाहे इसमें बसपा के लोग भी हैं, सपा के भी हैं और दूसरी पार्टियों भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो एक दो लोग ऐसे भी ज्वाइन किए हैं कि पहले भाजपा में थे, फिर भाजपा निर्दलीय चुनाव लड़े, बाद में फिर जब आपके भाजपा बीजेपी में वापस आ गए। तो इससे भी ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने भी ये बात कही कि भाजपा की 80 सीटें जीतने के लिए ये जो लोग आ रहे हैं हमारे लिए हमारे कारवां के साथी बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, और यूपी में जो है मोदी की और योगी की जो नीतियां हैं वो उनकी पूरी सफलता का कारण बनेंगी। जो नेता हैं उनसे जनता टीवी ने बात की, कई नेताओं ने भी दावा किया है कि वो लगातार जो है पूरे मनोवेश से जो है भाजपा के लिए काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने में और ज्यादा से ज्यादा मतदाता इकट्ठा करने में काम करेंगे। तो ये लगातार माहौल भाजपा के पक्ष में बन रहा है और इससे स्वाभाविक भी है कि जो भाजपा की लहर में चल रही है इसमें विपक्षी नेताओं के और शामिल होने से उनमें उत्साह बढ़ा है। जी खुशबू, टीएन, लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी है, लोग उसको देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दो लड़कों की जोड़ी है एनडीए को परेशान करेगी, लेकिन यहाँ पर खबर ये सामने आ रही है कि सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। जिनको थोड़ा भी तवज्जो नहीं मिली है वो जो है तो वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए एक जो है सपा नेता जो मंत्री है पूरा, उनको सीधा तो कहना है कि हमने इसलिए यहाँ ज्वाइन किया है कि ये लोग जो है सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे। सपा लगातार सनातन धर्म के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको नेता पुराने थे वो बोल रहे थे, उनको नहीं लोग रहे थे तो इसको वो सपा सरकार के मंत्री रह चुके हैं, तो उनको सीधा कर इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की क्योंकि सनातन धर्म का जो है वो अपमान हो रहा था। तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह की बातों लेकर के जो विपक्षी है वो भाजपा का पक्ष ले रहे हैं और उनका कहना है राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा है, इसलिए हम भाजपा के साथ काम करेंगे और बेहतर से बेहतर भाजपा के लिए माहौल बनाएंगे। जी खुशबू, टीएन, सबसे बड़ी बात ये कि जो यहाँ पर जिस तरह से कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या ये 80 के 80 सीटों पर जीतने में कितना मददगार साबित होगा? अब देखिए ये तो वोट बैंक का पता चले चुनाव तक क्या लहर बनती है और कितना साबित हो, लेकिन ये है कि भाजपा की लहर है और भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये सही सबसे बड़ी पार्टी भी है आज भी। अब ये है विपक्ष कितना फायदा उठा पाता है ये समय बताया, क्योंकि विपक्ष पास कोई ऐसी नीति नहीं है इस समय। कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, किसी के पास कोई स्टैंड नहीं है, किसी के पास कोई जो है ऐसा नहीं है किस मुद्दे पर लड़े हो। उन मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, उसका फायदा पूरा भाजपा उठा रही है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सपा बसपा से लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और यहां पर प्रदेशाध्यक्ष का बयान भी सामने आया है कि 80 सीटों पर बीजेपी परचम लहराएगी। तो ये लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो मेरठ से आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। पेपर लीक मामले में हुई ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट भी मिले हैं, मोबाइल फोन भी जब्त की गई है। मोबाइल फोन के साथ साथ कार भी बरामद की गई है। बड़ी जानकारी, मेरठ के रहने वाले हैं सभी 6 आरोपी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पेपर लीक मामले से ये इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 6 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के साथ साथ कार भी बरामद की गई है, मोबाइल फोन की भी यहां पर बरामदगी की गई है। मेरठ के रहने वाले हैं सभी 6 आरोपी। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। पेपर लीक मामले में अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट के साथ साथ फोन भी बरामद की गई है।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर खिदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ की ओर से 6 आरोपी मेरठ से गिरफ्तार किए गए। देखिए, पेपर में लीक के बाद से ही पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी और इस पूरे मामले में धरपकड़ एसटीएफ की तरफ से की जा रही थी लगातार। इसमें एक एफआईआर लखनऊ के आशियाना इलाके में भी दर्ज है और ये बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने आज प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया है, जो नोएडा का सेक्टर 37 का रहने वाला है और ये इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। और इसी के जो अन्य 4 साथी हैं उनको भी उसके साथ गिरफ्तार किया गया है और भारी संख्या में नकल सामग्री बरामद हुई है, यानी कि वो सामग्री जिससे साबित होता है कि इन लोग ही इस पूरे पेपर लीक में शामिल थे और पेपर लीक की वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो सैकड़ों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में खराब हुआ। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, ये भी माना जा रहा है। इसके भी और अन्य सहयोगी हैं जो अलग अलग जिलों से जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके लिए धरपकड़ जारी है। लेकिन प्रमोद पाठक बताया जा रहा है एक बड़ा नाम है और इसको लेकर काफी सरगर्मियों से पुलिस को तलाश थी और क्योंकि चंद दिनों पहले ही एग्जाम हुआ है, उसके बाद से ही जो सर्विलांस की टीम है उसकी तरफ से जो इनपुट मिले थे उस पर पुलिस ने तफ्तीश करते हुए प्रमोद पाठक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कई और मामलों में भी इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, कई और ऐसे पेपर लीक के मामले रहे जिसमें इसका नाम था। फिलहाल ये गिरफ्तारी आज दिल्ली से हुई है। तो आखिर यहाँ पर किस तरह की कार्यवाही देखी जाएगी? जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, कब इनसे पूछताछ होगी? क्या कुछ आगे की पहल होने वाली है? देखिए, पुलिस ने इनके पास से कई ऐसे सामग्री बरामद की है, चाहे वो आंसर शीट हो, कुछ ऐसे मोबाइल फोन है जिससे ट्रेसिंग हुई है कि कहां से पेपर पहुंचा है। व्हाट्सएप की कुछ जानकारी जुटाई जा रही है जिससे पेपर को आगे बढ़ाया गया है, किसके किसके पास भेजा गया है, ये पूरी जांच हो रही है। फिलहाल आज पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद रिमांड की अर्जी डाली जाएगी और माना जा रहा है कि पुलिस 14 दिन की रिमांड मांगेगी। इसके बाद इनको रिमांड पर लेने के बाद एक बार फिर इनसे पूछताछ होगी और इनके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पैसे का लेन देन कैसे हुआ इसको लेकर जानकारी जुटाई जाएगी और इसके अलावा जो सहयोगी रहे हैं, कहां कहां कौन किस जिले में कौन मदद कर रहा था, किसके माध्यम से पैसे जुटाए गए, ये पूरी तफ्तीश अभी होना बाकी है। लेकिन इनसे रिमांड पर लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई जारी हो पाएगी, क्योंकि अभी कोर्ट में प्रेजेंट करना जरूरी है इनको। तो फिलहाल अभी पुलिस इनको पहले कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद अर्जी की डिमांड करेगी। बहुत शुक्रिया तौकीर खिदवई तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल फोन, कार, क्वेश्चन पेपर समेत कई चीजों को यहां पर बरामदगी हुई है। पेपर लीक मामले में ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी 6 आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इटावा को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम योगी ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि उनके इस विश्वविद्यालय के बनवाने की वजह से पूरे भारत के छात्र यहां आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पहले इटावा के नाम से लोग डरते थे, लेकिन आज यहां देश के युवा तैयार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास पुराने 7 मेडिकल कॉलेजेस थे। उन 7 मेडिकल कॉलेजेस में सामान्य मेडिकल कॉलेज चलता था, यूजी पीजी की क्लासेस चलती थी, सुपर स्पेशलिटी का कोई भी इस प्रकार का ब्लॉक नहीं था। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन 7 के लिए सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक स्वीकृत किए। इसमें गोरखपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, इन सभी जनपदों में सुपर स्पेशलिटी के ब्लॉक बने। आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को वहीं पे लोकल स्तर पर ही वे सुविधाएं प्राप्त होती हैं, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं, कार्डियो का हो, न्यूरो का हो, नेफ्रो का हो, ऑन्कोलॉजी का हो, ये सभी सुविधाएं उनको वहां पे प्राप्त होने लगती है। तो एक जगह भीड़ होने से बचती है। देश के अंदर अलग अलग कोने में एम्स की स्थापना के पीछे भी प्रधानमंत्री मोदी जी की यही मंशा कि ये देश के अंदर स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो और साथ ही साथ उसको फैसिलिटेट करने का काम भी पहली बार हो पाया। आपने देखा होगा कि अब पिक एंड चूज नहीं होता है।
ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं होता है। एक सभ्य समाज में मेरा और तेरा का भाव यह उसको कलंकित करता है, अपमानित करता है। एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा विकास का रोड़ा है ये। सबके लिए काम होना चाहिए, और मोदी जी ने आने के पहले ही नारा दे दिया था, सबका साथ और सबका विकास। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना भी उसका एक उदाहरण है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ देने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों के ये आयुष्मान के कार्ड बनने हैं, और उसमें से 5 करोड़ लोगों ने अब तक अपने कार्ड बना लिए हैं। शेष को बनाने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है। रुकना छोटे सा ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सहारनपुर रेलवे को लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है, जिस पर नगर विधायक राजीव कुंवर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि ट्रेन अमृतसर से चलकर लाल कुआं तक सप्ताह में एक बार चलाई जाएगी, जिसको लेकर विधायक राजीव कुंवर ने केंद्र सरकार से ट्रेन को नियमित कराने की अपील की है। माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमारी मांग पर अमृतसर से लाल कुआं के लिए, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों के परिवार अमृतसर से और पंजाब और उत्तरांचल में आपस में जिनकी रिश्तेदारियां हैं और रहते हैं, हमारी मांग पर माननीय रेल मंत्री ने ये वीकली ट्रेन दी है जो अमृतसर से लाल कुआं चलती है और लाल कुआं से वापिस अमृतसर जाएगी 15/016 नंबर, और जिसका हफ्ते में अभी एक दिन इस ट्रेन को चलाया गया है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामचरित्र मानस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रामचरित्र मानस और रामायण जैसी पुस्तकों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मांग को पूरा करने के लिए जापान से आधुनिक मशीनें मंगवाई गई है, जो 1 घंटे में करीब 16,000 किताब प्रिंट कर सकती है। हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता की एक खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1.5 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी गीता प्रेस की जो छपती है रामचरितमानस पुस्तक, उसकी डिमांड अभी तक कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा बढ़ गई है डिमांड कि गीता प्रेस पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है। उसके लिए 2 मशीनें मंगाई गई है, एक जापान से मंगाई जा रही है, एक बेंगलुरु से मंगाई जा चुकी है। जो बेंगलोर से मंगाई गई है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, और जो जापान से मंगाई गई है वो लगभग 102 दिन में गोरखपुर पहुंच जाएगी। कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां हैं, इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पे लालमणि त्रिपाठी जी जो प्रबंधक हैं वो मौजूद हैं गीता प्रेस पे। आइए उनसे बात करें और जाने कि सर इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि पूरी डिमांड आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब बात यह है कि पिछले वर्ष जो हम लगभग रामचरितमानस की 75,000 प्रतियां छाप के उपलब्ध कराते थे, इसमें मांग पूरी लगभग हो जाती थी, और ये भी होता था कि हमारे पास रामचरितमानस का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में रहता था। लेकिन जब से प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से ही रामचरितमानस की मांग में एक उछाल आ गया है। इसका कारण समझ में यह भी आता है कि लोग रामचरितमानस को बड़े पैमाने पर गिफ्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। अब वर्तमान में अगर हम बताएं तो इधर 1-2 महीने से हम 1.25 लाख प्रतियां उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे स्टॉक में रामचरितमानस नहीं बच पा रही है। मशीनें हमने मंगा रखी हैं, 2 मशीन हमारे, एक और प्रिंटिंग की मशीन आई है, बाइंडिंग की मशीन आई है,
और जापान से, जैसा आपने बताया, वहां से भी मशीन आ रही है, हमारी पहुंच जाएगी। लेकिन जितना हम संसाधन बढ़ाते हैं, जितनी पुस्तकें हम अधिक मात्रा में छापना प्रारंभ करते हैं, उससे मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इन 3 मशीनों से ही मांग हम पूरी कर पाएंगे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब इसमें अधिक विस्तार के लिए जगह नहीं है। हम जब तक कि यहां से निकल करके बाहर में एक बड़े परिसर में काम नहीं शुरू करेंगे, तब तक लग रहा है कि हम मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये थे प्रबंधक लालमणि त्रिपाठी गीता प्रेस के, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और कितनी ज्यादा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जबरदस्त उछाल हुआ है रामचरितमानस या प्रभु राम के लेकर जितनी भी धार्मिक पुस्तकें छपती हैं, लोग गिफ्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उसको लेकर मशीनें भी विदेश से भी मंगाई जा रही है, इंडियन मशीन भी मंगाई गई है, और जो जगह की दिक्कतें हैं उसके लिए भी प्रयासरत है गीता प्रेस प्रबंधन की जल्द से जल्द बड़ा जगह मिल जाए, जिससे जो है जो विश्व में डिमांड है उसकी डिमांड पूरी की जा सके। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। मथुरा से बड़ी जानकारी आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से ये जुड़ी बड़ी खबर। जन्मभूमि विवाद में एक और दायर किया गया याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में नया केस दायर किया गया है। प्राचीन कुआं को लेकर केस दायर किया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कोर्ट से पूजा किए जाने की इजाजत मांगी गई है। 13 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। कोर्ट से पूजा किए जाने की यहां पर इजाजत मांगी गई है। 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी। जन्मभूमि विवाद में एक और वाद दायर किया गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में नया केस दायर किया गया है। विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारा कृष्णकूप है, जो शाही ईदगाह की दरवाजे पर बना है, गेट पर बना है, बड़े प्राचीन काल से हम लोग उसकी पूजा करते रहे। लेकिन पिछले हमने कई बार सालों से देखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वहाँ अवरोध पैदा किया जाता है, और हमारी माताएं बहनें जो होली के बाद वहाँ पूजा के लिए जाती है, होली के बाद जो बाछोड़े का त्यौहार होता है, शीतला माता की पूजा होती है, उसे वो लोग नहीं मना लेते हैं, उसमें अवरोध पैदा करते हैं। होली का त्यौहार आ रहा है और ब्रज से एक बहुत बड़ा संदेश होली का दुनिया में जाता है। तो हम चाहते हैं कि पिछली सालों की तरह जैसे अवरोध पैदा किए गए, इस तरह के अवरोध वहां पैदा न किए जाएं, और इसी को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हमने एप्लीकेशन दाखिल की, जो हमारे केस श्री कृष्ण जन्मभूमि के चल रहे हैं उसी में। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अलावा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद रहे। बता दें कि उम्मीद की जा रही थी कि आज राज्य स्तर पर दावेदारों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। परसों जो मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले, उसमें हम लोग ने करीब 42 नामों पर चर्चा की थी। आज हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया है। आज करीब 15-16 लोगों पर चर्चा पर हम लेके आए हैं। अभी डिस्कशन जारी है, जल्दी कुछ करेंगे। अभी सीईसी की जो बैठक होगी उससे पहले हम लोग उसको और शॉर्ट करेंगे और फिर सीईसी से वो डिसाइड होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसमें है, क्यों वो डिस्कशन में, सीरियस डिस्कशन में वो लोग हैं जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, जो लड़े हैं, वो सभी लोग डिस्कशन में है, इसीलिए लिस्ट इतनी लंबी है। और जल्दी सीईसी से पहले हम लोग उसको वो कर देंगे और सीईसी ने उसको फिर डिसाइड करना है। निश्चित है पार्टी जिसको सबसे मजबूत देखेगी जहाँ, और हमारी सर्वे रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, उसके उसी से तय होगा। और सीनियर्स के लड़ने में हमेशा पार्टी के लिए अच्छा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ इस बार इस तरीके का नहीं है, और राहुल जी का स्पष्ट है, जो पार्टी का कैडर है और जो मजबूत से पार्टी के संग बुरे समय में भी रहा है, उन लोगों को हम लोग तवज्जो ज़्यादा देंगे। देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक है। लोकसभा वार उम्मीदवारों के चयन के सिलसिले में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। बड़े नाम हैं, कई नाम हैं एक लोकसभा क्षेत्र से। तो अगली जो बैठक होगी उसमें शॉर्टलिस्ट करके उन नामों को, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसको हम रेफर करेंगे केंद्रीय चुनाव समिति। उसके बाद फैसला लेगी, उम्मीदवारों की घोषणा होगी।
नहीं, कल की बैठक, हमारी बैठक कुछ समय बाद होनी है। संभवतः 2-3 दिन के बाद फिर बैठक होनी है, उसके बाद ही अंतिम पैनल में कई नाम हैं, लेकिन जो अगली बैठक होनी है उसके बाद सीसी की बैठक होगी, उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। कितने कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं सर इस बार जो नाम चल रहे हैं? देखिए, चर्चा हो रही है अभी कौन होगा। विस्तृत रूप से इतना गहन मंथन हुआ है, एक एक सीट पर व्यापक चर्चा हुई है, एक फीडबैक भी लिया है, और जो हमारे कांग्रेस नेतृत्व है उन्होंने भी अपने स्तर से जानकारी जुटाई है, तो सब मिलाकर तब अंतिम रूप दिया जाएगा। कितनी सीटों का टारगेट आप लोग इस बार रख रहे हैं जीतने का? देखिए, हमारा लक्ष्य था कि हम 5 सीटें जीतें। हमारा तो लक्ष्य है, टारगेट वही है कि हमारी जीत हो, बड़ी जीत हासिल हो। इस बार उत्तराखंड में एक नया इतिहास, दोबारा इतिहास बने कि हमारी। लेकिन सर जो दूसरी पार्टी से आए हैं, क्या इस बार उनको टिकट देना? देखिए, अभी ये पार्टी को निर्णय करना है, कांग्रेस नेतृत्व को निर्णय करना है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।